और अशोक उस बुड्ढे की चिता को अग्नि देते समय यही सोच रहा होगा, ये ऐसे। नहीं आचार्य, नहीं, मैं आपका अशोक, मगध का महायोद्धा, सम्राट वनराज, जिसे आप मगध के भावी सम्राट के रूप में देखते आए हैं, मैं अनाथ हो जाऊंगा आचार्य। एक आप ही तो थे वो मूर्ख जो सोचते थे कि मैं भ्राता सुशीम से अधिक शक्तिशाली बनूंगा। आप ही तो थे वो मूर्ख जिन्हें मेरी योग्यता का भ्रम था। और हमारे आचार्य चाणक्य के कहते हैं, सम्राट, ये जो बालक है अशोक, उसकी योग्यता पे मुझे कोई संदेह नहीं है सम्राट। वो जन जन प्रियदर्शी है, देवो सा प्रिय, पता नहीं क्या क्या कहते थे हमारे आचार्य चाणक्य। वो जानते नहीं थे ये भ्रम है, ये भ्रम था आचार्य चाणक्य, समझ जाइए। अब अशोक, मेरे आचार्य चाणक्य मर गया, बुड्ढे मर गया तू, बीच मजदर में मुझे छोड़ के मर गया तू। अब चलते रहना। धीमे धीमे बोलिए राजकुमार, किसी ने सुन लिया तो। देखिए, महामात्य इतना बड़ा कार्य करने के पश्चात ऐसी कायरता आपको शोभा नहीं देती, और यदि कहीं सुन भी लेगा तो क्या कर लेगा? उसका भी वही करेंगे जो चाणक्य क्या किया, समझे आप? अब निश्चिंत रहिए और उत्सव मनाइए कि कैसे आचार्य चाणक्य की हत्या का आरोप दास्तान पे चला गया, वो भी आपके और राजमाता हेलेना के एक सोच के कारण। मर गया बेचारा दास्तान, अब किसी को सत्य ज्ञात नहीं होगा। राजकुमार आप। वाह वाह, सुषिम ठीक कह रहे हैं। अभी उत्सव मनाइए, जो हुआ भूल जाइए। ना भूला जाएगा ना ही भूलने दिया जाएगा। अद्भुत। जिनकी मृत्यु से समस्त मगध शोकग्रस्त है, जिन्होंने अपना जीवन इस परिवार के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया, जिनके कारण इस मौर्य वंश की स्थापना संभव हुई, उन आचार्य चाणक्य की चिता की अग्नि अभी बुझी भी नहीं, और आप लोग उत्सव मना रहे हैं। ये मृत्यु का शोक नहीं, ये तो विजय का उत्सव प्रतीत होता है। संसार तो यही जानता है कि आचार्य की हत्या दास्तान ने की है, पर आज ये रहस्य मैं आप सबको बताने आया कि आचार्य की हत्या दास्तान ने नहीं की है, और जिसने भी की है वो यही इसी राजपाट भवन। अशोक,
आचार्य चाणक्य की मृत्यु का तुम्हारी मनस्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। तुम विक्षिप्त हो। इस राजभवन में केवल यही एक स्थान है जहां पर क्षति का दुख नहीं, उत्सव मनाया जा रहा है। और अब मुझे कोई संदेह नहीं कि मेरे आचार्य का हत्यारा यहीं उपस्थित है। वो आप हो सकती हैं, क्योंकि आचार्य के कारण आपके पुत्र राजकुमार जस्टिन को मृत्यु दंड मिला। या आप भ्राता सुशील, क्योंकि इसमें कोई रहस्य नहीं कि आचार्य चाणक्य मुझे उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। या फिर आप महारानी चारुमित्रा, कि आप अपने पुत्र भ्राता सुशील को सिंहासन पर बैठाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। या फिर आप महामाती खलनायक, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आचार्य चाणक्य के जीवित रहते आपका उनसे बड़ा बन पाना संभव होता। अशोक, तुम्हारे आक्षेप निराधार है। कोई प्रमाण नहीं है तुम्हारे पास, और यदि है तो प्रस्तुत करो। क्या है कि न्याय की अपनी एक प्रक्रिया होती है, कुछ अपने नियम होते हैं। ऐसे ही तुम कुछ भी बोलते जाओगे और हम सुनते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। प्रमाण उन अपराधों के लिए अनिवार्य हैं जिनका न्याय सभा में होता है, पर यह जो पाप हुआ है उस सभा का विषय नहीं, व्यक्तिगत है। किसी ने मेरे गुरु की हत्या की है। और जहां तक रही बात नियम की, तो नगर के नियम कभी भी आचार्य चाणक्य की मृत्यु का उचित दंड नहीं दिला सकेंगे। मैं वनों में पला बड़ा हूं, और वन का एक ही नियम है कि वहां कोई नियम नहीं है, और यही बनेगा आधार मेरे प्रतिशोध का। जिस दिन मुझे ज्ञात हो जाएगा कि मेरे आचार्य का हत्यारा कौन है, वो दिन उसका अंतिम दिन। और वो दिन दूर नहीं। इसलिए आप सब भी समझ लीजिए कि आज अभी इसी क्षण से आचार्य चाणक्य के हत्यारों उल्टी गिनती आरंभ होती है। देवों का प्रिय देवा नाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। जिसने दिखा दिया है कि राज परिवार में अपनाए जाने के पश्चात भी ये तुच्छ का तुच्छ ही रहेगा। पर इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? इसके शरीर में आपका रक्त जो दौड़ रहा है।
प्रहार कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इससे अपनी दुर्बलता प्रत्यक्ष होती है और जो दुर्बल हो उसका भय नहीं होता है। पता चल गया कि हमने किया है, हमें नहीं छोड़ेगा। चाणक्य ही उसकी शक्ति था। केवल चाणक्य के समर्थन के कारण वो अपना स्थान पा सका, अपने अधिकार पा सका और चाणक्य की हत्या से वो टूट चुका है, निर्बल हो चुका है। वो कह रहा है कि उसे पता है और वो दंड देगा, पर देखना आचार्य के बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अरे जब उसका गुरु, मगध का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आचार्य चाणक्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो ये कौन है? मैंने उद्घोषणा करवा दी है सम्राट कि जो भी कोई मीर खोरासन के बारे में कोई भी सूचना देगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। और नए सेनापति की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं हुई है? मैंने प्रत्याशियों की सूची तैयार की है सम्राट, शीघ्र ही मैं आपको अवगत कराऊंगा। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो न केवल सीमा की सुरक्षा, अब तो राजभवन की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व भी उठा सके। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि राजभवन की चार दीवारी में कितनी बार आक्रमण हो चुका। अशोक ठीक कह रहा है। इस बार सेनापति की नियुक्ति मैं उन प्रत्याशियों से साक्षात्कार के पश्चात ही करूंगा। सहायता कीजिए महाराज, हमारी सहायता कीजिए। सम्राट, कौन है आप लोग? तक्षशिला के व्यापारी हैं सम्राट। वहां की अराजकता से भयभीत होकर आपके समक्ष आए हैं। आपसे सहायता की प्रार्थना करने आए हैं महाराज। पहले तो नगर के अंदर व्यापार करना दूभर था, पर अब तो सीमाओं पर भी प्रतिबंध लग गया है। अब हमें समुद्र मार्ग से नगर में प्रवेश करना पड़ रहा है महाराज। इसमें न केवल समय लगता है, लेकिन उससे और भी दूसरी समस्याएं हैं। सभी व्यापारियों को इस कारण बहुत हानि हो रही है महाराज। व्यापार पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मगध को सबसे अधिक राजस्व तक्षशिला से ही प्राप्त होता है और इससे पूर्व कभी कोई समस्या नहीं हुई। मैंने स्वयं प्रांतपाल सुदामा को उसके लिए पारितोषित भी किया था और मैंने सुदामा से कहा भी था, यदि कोई भी समस्या हो, कोई भी संकट हो तो मुझे सूचित करे। मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं बताया, इसलिए मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, किंतु ये सब हुआ कैसे? सुदामा जी प्रांतपाल केवल प्रतीक मात्र रह गए हैं। वहां पे असली राज किसी और का चल रहा है महाराज। वो सुदामा जी से अपने व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाकर न केवल उनके ऊपर नियंत्रण कर रहा है, बल्कि पूरे प्रांत पे नियंत्रण कर रहा है सम्राट। तक्षशिला एक समय पर ज्ञान का केंद्र माना जाता था। दूर देशों से लोग आते थे, पर अब भय के कारण वहां के लोग भी पलायन करने लगे हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में तक्षशिला अखंड भारत के निर्माण की नींव था, पर अब उसका पतन दूर नहीं सम्राट।
किंतु वो व्यक्ति है कौन? मगध का पुराना शत्रु। ये वही है महाराज जिसने एक बार पहले भारत की अखंडता पे प्रहार करने का प्रयास किया था। कलिंग पे प्रहार करके इसने उस समझौते की अवमानना की थी जो आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने एक साथ कलिंग में की थी। कीचक। नहीं सम्राट, ये कीचक मेरी पत्नी का सबसे प्रिय भाई है। यदि इसे मृत्युदंड मिला तो मेरी पत्नी प्राण त्याग देगी और ऐसा अनर्थ होने से आप ही रोक सकते हैं। किंतु इसने जो किया है वो अब कभी ऐसा नहीं करेगा। मैं इसका दायित्व स्वीकार करता हूँ। केवल इस बार क्षमा कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरा समस्त कुल आपकी सेवा में जीवन व्यतीत कर देगा। सुदामा के आश्वासन पर मैंने कीचक को क्षमा कर दिया था, जबकि आचार्य चाणक्य मेरे निर्णय के विरुद्ध थे। आचार्य चाणक्य ने सत्य कहा था कि शत्रु को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा उसमें प्रतिशोध की भावना कभी भी उत्पन्न हो सकती है। जो भूल हुई थी अब उसे सुधारने का समय आ गया है। तक्षशिला को कीचक के अत्याचारों से शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी। मैं पहले ही सुशीम को वहां भेजने का निर्णय ले चुका हूं। कल प्रातः सुशीम तक्षशिला के लिए प्रस्थान करेगा। मामात्य, राजकुमार सुशीम की यात्रा का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा सम्राट। आप तो बस सर हिलाते रहिए। माँ, कुछ कीजिए माँ, मैं तक्षशिला नहीं जाना चाहता। तंत्र विद्या का प्रयोग कीजिए, कुछ भी कीजिए। मैं सम्राट बनना चाहता हूँ माँ, शहीद नहीं। आप जाने के लिए केवल तैयार हुए हैं राजकुमार, परंतु निकले नहीं हैं। हमारे पास एक पूरी रात पड़ी है। यदि एक रात में हम चाणक्य को मार सकते हैं तो सम्राट के निर्णय को परिवर्तित क्यों नहीं कर सकते? क्या पढ़ रहे हैं आप? तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में यूनानी राजदूतों ने, चीन के यात्रियों ने कितना कुछ लिखा है तक्षशिला के बारे में। पता नहीं हमारे मगध में ऐसी प्रथा क्यों नहीं हमारे काल के बारे में लिखने की। हमारे आगे वाली पीढ़ियों को कैसे ज्ञात होगा कि हम क्या थे, हमारा समाज क्या था। तक्षशिला के बारे में इतनी रोचक बातें मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अच्छा, जैसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय संसार का प्रथम विश्वविद्यालय था। वहां पर 60 से भी अधिक विषय पढ़ाए जाते हैं। समस्त विश्व से वहां के छात्र आते थे वहां शिक्षा ग्रहण करने, और यहाँ तक कि आचार्य चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र की रचना वहीं की थी। पर आज तक्षशिला के पतन की बात हो रही है, केवल उस कीचक जैसे व्यक्ति के कारण। कीचक की शत्रुता शासक से होनी चाहिए, पर उसे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय को सुरक्षित रखना चाहिए ना। ज्ञान व्यक्ति को सशक्त बनाता है, उसे स्वतंत्र करता है। किसी भी राज्य की प्रगति में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षित वर्ग कभी भी अत्याचार स्वीकार नहीं करेगा। शिक्षित वर्ग सदैव अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगा। इसलिए कीचक जैसे व्यक्ति के लिए शिक्षा का कोई भी केंद्र समस्या का केंद्र बन सकता है। मुझे तो संदेह हो रहा है कि क्या भ्राता सुशीम इस स्थिति को नियंत्रण कर पाएंगे। अवश्य करेंगे। मृत्यु के इतने समीप पहुंचकर अभी उनमें परिवर्तन तो आया ही होगा। जीवन का मूल्य वो और भी अच्छे से समझ रहे होंगे। आपको उन पर विश्वास करना चाहिए। आपके पिताजी को भी है और आचार्य को भी था।
इसलिए तो उन्होंने सुशील का नाम प्रस्तावित किया था तक्षशिला के लिए। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.